वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में मैं कवर करूंगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे कि आप HRM भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ गोल से कि गोल होता क्या है। आपने लाइफ में बहुत सुना होगा कि आपसे भी कई बार आपके टीचर्स पूछते हैं, आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आपका एक गोल क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, जिसके लिए कि आपको आज से ही हार्डवर्क करनी पड़ेगी अपने गोल के हिसाब से। सो गोल्स आर प्री डिटरमाइंड टारगेट that a business or individual plans to achieve in a set period of time। मतलब हम फ्यूचर के लिए कोई एक अपना कह सकते हैं एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हाँ मुझे 5 साल में 10 साल में इस लेवल तक पहुंचना है। उसके लिए हो सकता है कोई बिजनेस हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, अपनी एक एक्टिविटीज़ को सेट करता है कि हाँ मैं इस स्टेज को, इस काम को कर कर ही अपने इस प्री डिटरमाइंड टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं, आपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपका जो गोल आपने डिसाइड किया कि आपको फर्स्ट रैंक होल्डर बनना है इस कॉलेज का। आपने डिसाइड कर लिया, प्री डिटरमाइंड टारगेट क्या है, फर्स्ट रैंक होल्डर। यहाँ पर आपके कैसी एक्टिविटीज़ को, कैसे प्लान्स को डेवलप करोगे। इसके लिए आप सोचोगे कि आपको वीक में कम से कम 6 दिन स्टडी करनी है, 1 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। डेली आपको 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी देनी है, प्लस में 2 to 3 आवर्स आपको लाइब्रेरी में स्टडी करनी है। कैसे रिवीजन करना है, ये होता है आपके प्लान कि किस तरह आप अपने प्री डिटरमाइंड टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो हम बात करते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव में कि बिजनेस पर्सपेक्टिव में गोल्स किस तरह के होने चाहिए। तो बिजनेस के अंदर या आपके जो भी इंडिविजुअल लाइफ है, आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। SMART। अब इनका कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या, वो आपको बताता हूँ। ये एक तरह से याद करने का तरीका है कि आपके गोल क्या हों। तो अगर एस की बात करता हूँ तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्ट गोल है क्या। आपके गोल में कोई भी डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, मतलब गोल ऐसा हो कि जिसको आप मेज़र कर सको। ये नहीं कि आपने कोई ऐसा गोल बना लिया जिसको आप मेज़र ही नहीं कर पा रहे हैं। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, मतलब गोल ऐसा हो जिसको अचीव किया जा सके। अब मैं अगर बोल दूं कि मैं टाइम मशीन बनाना है मुझे, तो वो अचीवेबल नहीं है अभी। कि गोल ऐसा हो कि जिसको अचीव किया जा सके, जिसको करना पॉसिबल हो। आर स्टैंड फॉर रेलिवेंट, कि उसका मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है। और टी फॉर टाइम बाउंड, एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ मुझे इस स्पेसिफिक टाइम में ही इस गोल को अचीव करना है। अब हो सकता है मैं बात करूं कि मुझे 60,000 की सैलरी एटलीस्ट है कि मुझे चाहिए। अगर मैं इसको गोल ही फिक्स ना करूं तो हो सकता है, एक तो है कि आज के मैं 2 साल बाद इस 60,000 की सैलरी को अचीव कर लूं, और एक होता है अपनी लाइफ के 20 ईयर्स देने के बाद में 60,000 की सैलरी को अचीव करूं। तो टाइम बाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर आपके गोल्स को डिटरमाइन करने में। अब इन स्मार्ट के जो भी एब्रीविएशंस हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, इनको हम 1 by 1 एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो आपको और अच्छे से स्मार्ट गोल्स समझ में आ जाएंगे। सो अगर मैं एस की बात करता हूँ, स्पेसिफिक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल एक फिटनेस के बारे में। फिटनेस को टारगेट लेकर मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूँगा कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। तो एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। तो अगर कोई कहता है आई वॉन्ट टू लूज 10 पाउंड्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो उसने क्या बात करी है, उसको वेट कम करना। और कितना कम करना है, 10 पाउंड कम करना है। मतलब उसने क्या मेंशन कर दिया, स्पेसिफिक गोल है कि इस साल के आखिरी तक उसको 10 पाउंड कम करने ही करने हैं। तो स्पेसिफिक गोल हो गया जहां पर आपने एक एग्जैक्ट अपने गोल को डिफाइन कर दिया। मेजरेबल, अब आप उस चीज़ को मेज़र कैसे करोगे कि आप उस गोल को अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे। इसके लिए आपने क्या करा है, क्या आपके पास प्लान है। तो ये कहता है आई विल ट्रैक माई प्रोग्रेस बाय वेटिंग माई सेल्फ एवरी 2 वीक्स। तो हर 2 वीक के बाद मैं अपने आप का वेट करूँगा, जिसके थ्रू पता लगेगा कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। और इसी मेजरमेंट के हिसाब से ही वो अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर लेगा।
अब तीसरा होता है अचीवेबल, कि आप उसको किस तरह अचीव करोगे। सो आई विल कंसल्ट विद द पर्सनल ट्रेनर टू क्रिएट अ वर्कआउट प्लान दैट फिट्स माई करंट फिटनेस लेवल एंड शेड्यूल। तो अचीव कैसे करूँगा मैं इसका? मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल ट्रेनर से कंसल्ट करूँगा और उससे एक वर्कआउट प्लान को क्रिएट करवाऊँगा जो कि मेरी करंट फिटनेस लेवल और जो भी मेरा गोल है उसको मैच करे, उसके हेल्प से मैं उसको अचीव करूँगा। तो यहाँ पर आपने बता दिया किस प्रोसेस के थ्रू, किसकी हेल्प से आप उसको अचीव करोगे, क्या मेथड यूज़ करोगे। अगर मैं रेलिवेंट की बात करता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो लूजिंग वेट विल इम्प्रूव माई ओवरऑल हेल्थ एंड इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। तो जब भी मेरा वेट लूज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट रेलिवेंट इफेक्ट क्या है इसका, कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। और लास्ट आपका टाइम बाउंड, यहाँ पर टाइम बाउंड भी फिक्स होना चाहिए। आई विल अचीव माई गोल ऑफ लूजिंग 10 पाउंड्स बाय December 31 ऑफ दिस ईयर। मैंने टाइम बाउंड दे दिया है कि इसी साल के आखिरी तक, इस डेट तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है। तो ये होते हैं आपके स्मार्ट गोल्स, आपके बिजनेस में, आपकी कह सकते हैं इंडिविजुअल लाइफ के अंदर भी। तो इसका आप यूज़ अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके HRM के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें होता क्या है, अट्रैक्टिंग एंड सेलेक्टिंग द राइट पीपल्स फॉर द राइट जॉब्स। अब कोई भी कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब HR को ये देखना होता है कि किस तरह वो राइट पर्सन्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी कंपनी में जॉब के लिए, किस तरह उनका सिलेक्शन कर सके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सेकंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने अपने लिए राइट एम्प्लॉयज़ का, राइट पीपल्स का, राइट जॉब्स के लिए सिलेक्शन तो कर लिया है। अब सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही अपने काम को कर सके। तो यहाँ पर बात आती है कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। कि अब यहाँ पर उनको उस ट्रेनिंग दी जाती है, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है उस स्किल्स के बारे में जिसकी हेल्प से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब उनको दी गई है उस जॉब को वो इफेक्टिवली कर सकें। तीसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब आपने हो सकता है 100 एम्प्लॉयज़ को हायर किया, तो जब तक आप उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं करोगे, उनको चेक नहीं करोगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे करेंगे, हम सुपरवाइज करते हैं कि उनका क्या आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट कम आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, फिर अगर कोई रीज़न है वहाँ पर तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं कंट्रोल मेजर्स लेंगे, उनको दोबारा से ट्रेनिंग देंगे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ एडिशनल एफर्ट करेंगे जिसके थ्रू कि उनकी जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव हो सके और हमें एक अच्छा आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट आपका कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब इसमें क्या होता है कि प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज, बोनस एंड बेनिफिट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट। अब अगर आपकी कंपनी में आप एक अच्छी सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे, उनको बोनस नहीं दे रहे या कोई भी उनको आप मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका मोटिवेशन फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, तो कोई भी जो टॉप टैलेंट है आपकी फर्म में नहीं रुकेगा। तो ये भी यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह उनको हम कंपनसेशन और बेनिफिट्स दें जिसके थ्रू की टॉप टैलेंट को हम अपनी कंपनी में अट्रैक्ट कर सके, उनको रिटेन रख सके कि वो हमारी कंपनी को छोड़कर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कहीं और ना जाएं। इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉय रिलेशन। अब एम्प्लॉय रिलेशन में हम बात करते हैं कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। क्योंकि देखो, अगर आपके एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी सेल्स के ऊपर, आपके प्रोडक्शन के ऊपर, आपके एक्सपेंशन के ऊपर देखने को मिलता है। जहाँ पर हार्मोनी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ग्रो करता है, उसकी सेल्स बढ़ती है, इसलिए प्रॉफिट को क्रिएट करता है वो।
यहाँ पर ये भी वर्क होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशंस हैं, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मैनेजमेंट एम्प्लॉई, इन सभी के रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को वहाँ पर क्रिएट कर सकें। इसके बाद है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इसमें क्या है कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी एंड प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। अब डाइवर्सिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर एक एमएनसी है तो ये नहीं कि वो सिर्फ किसी एक स्टेट के वर्कर्स को, किसी एक स्टेट के ह्यूमन रिसोर्स को ही हायर करती है। वो हायरिंग करती है उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से। तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटी देखी जाती है बहुत ज़्यादा होती है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एक फर्म के अंदर एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए। अब ये नहीं है कि अगर कोई कंपनी में 4 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में, तो चारों अलग अलग स्टेट्स है तो हम किसी एक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दें। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तभी कहीं ना कहीं वो एक इंक्लूसिव फील करेंगे। अब नेक्स्ट आपका हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यहाँ पर हमें इंश्योर करना होता है कि जो भी काम कर रहे हैं हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे लेबर्स हैं, उनके पास एक सेफ़ और हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट हो, जिसके थ्रू कि उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके फिजिकली अपीयरेंस के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। लाइक हम बात करते हैं, अगर आप ग्लास इंडस्ट्री में हैं, आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपके पास हेलमेट्स होने चाहिए, आपके पास सेफ गार्ड्स होने चाहिए, आप स्पेक्स यूज़ करिए, ग्लव्स होने चाहिए। मतलब इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इसके अंदर हम बात करते हैं कि एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू बी मोटिवेटेड, कमिटेड एंड प्रोडक्टिव। को अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक इनोवेशन होता है कंपनी के अंदर वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करी जाती है कि किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सकें कि वो मोटिवेट रहें, अपने काम के लिए कमिटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करें, इनोवेशंस को लेकर आएँ। तो ये कैसे होगा, जब आप उन्हें प्रॉपर कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, उनको सजेशंस को मांगोगे, हर मीटिंग में उनके साथ एक कह सकते हैं एक हेल्थी बिहेवियर को आप शो करोगे। अब इसके बाद आता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। अब ये क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे एक्सपेंड होगी, आपका एरिया बढ़ेगा, आप नए नए स्टेट्स में, कंट्रीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में अपने आप को ऑपरेट करोगे, तो उसके लिए आपको फ्यूचर लीडर्स की नीड होगी। तो ये भी आपका एचआरएम का ही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग, मतलब जो हमारे बाद हमारी पोस्ट को, हमारी कह सकते हैं कंपनी को संभाल सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर सके। यहाँ पर बात करी जाती है डेवलप और आइडेंटिफाइंग द फ्यूचर लीडर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद है आपका लेबर रिलेशंस। अब लेबर क्या, एक तरह से आपके जो लोअर लेवल पर पर्सन्स काम करते हैं उनको आप लेबर कहते हैं, तो उनके साथ आपका किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, आपकी लेबर यूनियन कैसी है, अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं तो उसके साथ आपको किस तरह नेगोशिएशन करनी है, किस तरह आपकी बार्गेनिंग होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बात करी जाती है। सो मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद द यूनियन, मतलब लेबर यूनियन, एंड नेगोशिएटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। आपको इस तरह वहाँ पर नेगोशिएट करना है, बार्गेन करना है कि जो लेबर्स के लिए बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट अब आपका लीगल कॉम्प्लायंसेस। तो एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस। आपको ये भी इंश्योर करना होता है कि आपकी कंपनी में अब जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं वो एक रूल्स के अंदर रहकर ही काम करें। आप किस तरह के लेबर्स को हायर कर रहे हैं, लेबर्स को काम करने के लिए जो मिनिमम सैलरी होती है वो मिल रही है नहीं मिल रही, उनको एक इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उनके इंश्योरेंस आपने करवा रखे हैं नहीं करवा रखे, मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग टू लेबर्स, उन सभी चीज़ों को भी आपको इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर हम किस तरह अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाएं जिसके थ्रू कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एफर्ट्स को इम्प्रूव किया जा सके। सो डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेटजीज़ को बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है, किस तरह उनको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करना है जिसके थ्रू कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन
की इफ़ेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या गोल्स होते हैं। गोल्स के अंदर हमने बात करी स्मार्ट गोल्स की, उनका मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हमने देखी इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर अभी भी आपको कोई इशू, कोई टॉपिक में डाउट हो इसके अंदर जो हमने आज की वीडियो में कवर करा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।